नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम लोग यूपी टेट 2026 सीडीबी के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट करने के पश्चात अब हम लोगों ने प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना प्रारंभ किया था। 2021, 2019, 2018, 2017 और 2016 के हम लोगों ने दोनों पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी टेट 2015 का पेपर फर्स्ट। आज थोड़ा गला खराब है, आवाज में दिक्कत होगी, आप मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2015 पेपर फर्स्ट सीडीपी सेक्शन के एक एक प्रश्न को समझते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो सकता है। मतलब ना, जैसे इसमें मापन में परम शून्य होगा और अंतराल दोनों होगा, उस मापनी को हम क्या कहेंगे? देखिए, पहले समझिए, मापन मुख्य रूप से चार प्रकार से होता है। एक शाब्दिक या नामित, दूसरा क्रमिक, तीसरा अंतराल और चौथा अनुपात। इन चारों में अनुपात जो मापनी है उसमें ही जीरो भी हो सकता है, परम शून्य भी हो सकता है और सभी के सभी अच्छे से मापन हो जाएंगे। और अनुपात मापन सबसे बेस्ट मापन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, अनुपात मापनी। ठीक है। परम शून्य की बात, और किसी में परम शून्य नहीं होता, परम शून्य होता है अनुपात मापन में। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 2, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण होता है इदम में, अहम में, परा अहम में, परिस्थितियों में। कल ही मैंने आपको बताया था कि फ्रायड ने तीन प्रकार के कैरेक्टर बताए थे। एक इदम, इदम मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि मेरा मन हुआ मैं खा लूं। परा अहम जो हमें रोकता है, नियम कानून में बांधता है। और उसके बाद एक होता है अहम, अहम जो बीच का रास्ता निकालता है। तो करा हमारे मूल्यों का मतलब हमेशा वो चाहेगा कि हम मूल्य को ना छोड़े, सिद्धांतों को ना छोड़े, नैतिकता को ना छोड़े। तो ऐसा कौन था? ऐसा था सुपर ईगो, परा अहम। ये कल की वीडियो में आपको समझाया था। ठीक है। जो सुख की चाहत रखता है इदम, जो सुख की चाहत को नियम कानून में बांधता है पराहम, जो बीच का रास्ता निकालता है वो अहम। आगे नंबर 3, व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील या चोर जो चाहूं बना सकता हूं। ये कहा है वॉटसन ने। वॉटसन एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इनका कहना यह था कि अगर मुझे एक छोटा बच्चा दे दोगे तो मैं उसे उसी हिसाब से व्यवहार करवा के जैसा चाहूंगा वैसा उसे बना दूंगा। ये किसने कहा था? ये वॉटसन ने कहा था। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 4, ध्यान आकर्षित होने में की भूमिका होती है उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या उद्दीपन की सक्रियता। आपको सोचिए, अगर एक लाइट जल रही है, आप देख रहे हैं, बगल में एक और तेज लाइट जलने लगी, आप उसको देखने लगेंगे। उसके बगल में 4-5 लाइट जल जाए, आप उसको देखने लगेंगे। अर्थात उद्दीपन की तीव्रता कितना तीक्ष्ण, कितना तीव्र प्रभाव वो आप पे डाल रहा है, उसको ही आप देखेंगे। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपन की तीव्रता। ठीक है। आवाज भी, जैसे अब अगर आप बातचीत कर रहे हैं, कोई बगल में तेज से चिल्लाए तो आप कहेंगे कौन चिल्ला रहा है, यानी कि आपका ध्यान वहां पे चला जाएगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 5, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। क्या होगा? प्रेरणा। जब बच्चे को हम मोटिवेट करेंगे तो बच्चा उस काम के प्रति ऑटोमेटिक इंटरेस्ट लेने लगता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6, फ्रायड के अनुसार क्या कहते फ्रायड? ग्रहण किए या सीखे गए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण नहीं। विस्मरण का अर्थ है, देखिए, फ्रायड के अनुसार जो सही स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर देते हैं। ठीक है। मतलब फ्रायड ने यह कहा था, ऐसा समझिए, फ्रायड मतलब फाड़ दो। तो उन्होंने कहा देखो भाई, अगर हमें कोई चीजें दुख दे रही हैं उसको हम किसी प्रकार से भुला देते हैं, यही विस्मृति है।
किसने कहा था? फ्रायड ने। फ्रायड ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए स्टेटमेंट में हम कुछ नहीं कर सकते, स्टेटमेंट तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, SOR किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? देखिए SOR थ्योरी, जैसे मैंने आपको बताया था, SR बताया, CR बताया, RS बताया। आज एक और सिद्धांत जान लीजिए, SOR। SOR थ्योरी दिया था किसने? कोहलर लोगों ने। और कोहलर को हम क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्टवादी। ठीक है, गेस्टाल्टवादी। प्रश्न नंबर 8, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि, रुचि, नवीनता, आकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचि। अरे जैसे अगर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट रहेगा तभी तो आपका ध्यान वहां जाएगा। और तभी जैसे अगर कुछ आपको पसंद है, मान लीजिए कोई मूवी, तो आप एकदम ध्यान से देखेंगे हर एक सीन को। आपको क्रिकेट पसंद है तो बहुत ध्यान से देखेंगे, कोई बुलाएगा तो आप सुनेंगे नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग। ये हमने आपको बार बार बताया है कि अगर आप एक परिस्थिति का सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो ये होता है धनात्मक स्थानांतरण, यानी कि सीखने का स्थानांतरण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही एक हाथ को या शरीर के एक अंग का प्रशिक्षण दूसरे अंग में हेल्प करता है तो उसे हम कहते हैं द्विपार्श्विक स्थानांतरण। ठीक है, लेकिन वही अगर कार साइकिल चलाने वाला व्यक्ति ट्रक चला लेता है या सड़क के नियम को फॉलो करता है उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। ठीक है, तीनों में डिफरेंस याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना। व्यवहार में परिवर्तन सीखना, बस एक डिफिनेशन है ही। प्रश्न नंबर 11, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहलाता है? स्तंभ आकृति, आकृति बहुभुज, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति, रेखा चित्र। तो स्तंभ है तो स्तंभा, तो इसका सही हो जाएगा स्तंभाकृति। स्तंभाकृति मतलब ऐसे ऐसे आंकड़ों को ऐसे दिखाएंगे, ऐसे, उसे क्या कहते हैं? स्तंभाकृति। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। बुद्धि का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किशोरावस्था में होता है, क्योंकि इस समय अब बच्चा काल्पनिक बातों को नहीं मानता, अपने पक्षों को रखता है। जब तक वो सही बात पे ना पहुंच जाए वो कोई बात नहीं मानता, वो सर से समाज से लड़ जाता है। तो सर्वाधिक बुद्धि का विकास किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पे, नैतिकता पे, वास्तविकता पे, ध्यान पे। देखिए जब छोटा बच्चा होता है तो किसी एक चीज पे ध्यान नहीं रखता। जैसे उसने कहा हमको गाड़ी चाहिए, वो रोने लगा, और उसकी मम्मी कहेगा देखो बेटा चुप हो जाओ, वो देखो चांद, तो उसका ध्यान उधर जाएगा, उस चीज को भूल जाएगा। तो ध्यान तो बिल्कुल नहीं होता। अपनी मम्मी को कभी थप्पड़ मार देगा, पापा का गाल खींच लेगा, दाढ़ी खींच लेगा, तो नैतिकता उसमें बिल्कुल नहीं होती। वास्तविकता से तो बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, उसको क्या मतलब है कि कौन सांप है कौन क्या, वो पकड़ लेगा। इसका राइट आंसर होगा मूल प्रवृत्ति। जो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं उसी हिसाब से वो काम करता है छोटा बच्चा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, अंतःदृष्टि 1000 बार आ चुका है। अंतःदृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने। प्रयोग किस पे किया था उन्होंने? वन मानुषों पे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15, यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे भी उच्च होंगे। किसमें? सृजनशीलता में, अध्ययन में, विश्लेषण में, अच्छे अंक प्राप्त करने में। सृजनशीलता में। हर बच्चे में क्रिएटिविटी नहीं पाई जाती। अक्सर ये देखा जाता है बच्चे कुछ बहुत ब्रिलियंट होते हैं पढ़ने लिखने में, लेकिन वो रटंतु होते हैं, वो किसी चीज को क्रिएट नहीं कर पाते, बना नहीं पाते। तो इसका सही उत्तर होगा सृजनशीलता। क्रिएटिविटी में आवश्यक नहीं है प्रतिभाशाली बच्चा क्रिएटिव भी
हो। 16 अधिगम में डैश प्रभाव का नियम दिया। प्रभाव का नियम किसने दिया था? अब जरा सोचिए, थांडाई के नियम क्या थे? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो प्रभाव का नियम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर डी, थॉर्नडाइक ने। पावलोव ने क्या दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का नियम, कुत्ते पे प्रयोग किया था। स्किनर ने क्रिया प्रसूत का नियम, चूहे प्रयोग किया था। वाटसन ने दिया था व्यवहारगत सिद्धांत। चलिए प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन में करते हैं? प्रत्यायन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना। तो देखिए स्मृति के मापन, इसकी मेमोरी कितनी तेज है, कितना ज्यादा है, इसको मापन करने के लिए हम तार्किक विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उससे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें बच्चा फंस जाए। जैसे बेटा क्या हम लोग क्या पीते हैं? दूध, पानी, बताएगा पानी ही क्यों पीते हैं? तब वो सोचेगा सर ये हमने यहाँ देखा था, यहाँ देखा था, हमारे सर ने बताया था। अच्छा पानी का सूत्र बताओ। तो ऐसे से करके वो तर्क तर्क करते करते वहां पे पहुंच जाएगा। प्रश्न नंबर 18, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कल की क्लास में भी आया था। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैट का विकास किसने किया? वहां भी मैंने आपको बताया था मॉर्गन एवं मूरे, लेकिन यहाँ पे लिखा है मरे। मॉर्गन एवं मूरे ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित, क्रिया केंद्रित, बाल केंद्रित। तो साइकोलॉजी का सबसे बड़ा योगदान यही है कि हर एक एजुकेशन सिस्टम को बच्चों के अनुसार बनाया जाए, न कि शिक्षक या पाठ्यक्रम के अनुसार। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत है। वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। समन्वय का है, व्यक्तित्व का भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकरण। विकास और वृद्धि में कहीं भी अलगाव की बात नहीं कही गई है, मतलब डिवीजन नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 21, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव, सादृश्यता, तत्परता या साहचर्य का नियम। जरा ध्यान दीजिए, अगर हम कुछ चीज सीखने के लिए तैयार रहेंगे तब तो सीखेंगे। यही तो बोल रहा है कि प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो तत्परता के। ठीक है, जब कोई बच्चा सीखने के लिए तैयार रहेगा तभी सीख पाएगा, अदरवाइज वो नहीं सीख पाएगा। प्रश्न नंबर 22, सम प्रत्यय निर्माण में प्रथम सोपान क्या है? देखिए सम प्रत्यय निर्माण के सभी सोपान आप एक बार लिख लीजिए। पहला होता है प्रत्यक्षीकरण। अच्छा हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। पहला होता है प्रत्यक्षीकरण, दूसरा विभेदीकरण, तीसरा पृथक्करण और चौथा सामान्यीकरण। सम प्रत्यय निर्माण से कुछ किसी चीज को आप एनालाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्रत्यक्षीकरण, मतलब खुद आप उससे रूबरू होंगे। दूसरा अब आप करेंगे विभेदीकरण, मतलब ये इस कैटेगरी का है, ये इस कैटेगरी का, इस कैटेगरी का। फिर आप पृथक्करण अलग अलग कर देंगे और अलग अलग करने के बाद में सबकी अलग अलग क्वालिटी बता देंगे। सामान्यीकरण, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न नंबर 23, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसने दिया? टोलमैन, बेंडूरा, थॉर्नडाइक, कोहलर। किसने दिया था? बेंडूरा ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 24, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण किस विधि के सोपान है? तो आप खुद बताइएगा। सबसे पहले हम उदाहरण किस में देते हैं? निगमन में कि आगमन में? मैंने आपको बताया था निगमन मतलब नियम, निगमन में पहले नियम, आगमन में पहले उदाहरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं? रुचि, लक्ष्य, आवृत्ति, उद्दीपक। अवधान मतलब ध्यान। ध्यान तभी होगा जब इंटरेस्ट रहेगा, और रुचि आपका पहले वाले ऑप्शन में ही है, तो सीधा सीधा आंसर मार के आप आगे बढ़ जाइए। ध्यान रखिएगा, जहां भी ध्यान आएगा वहां रुचि आएगा ही आएगा, बाकी आपका सब गलत है।
प्रश्न नंबर 26, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है क्या? केवल शैशवावस्था है? नहीं। केवल गर्भा? नहीं। केवल बाल्य? नहीं। आगे, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप यहाँ ये भी पूछ सकते हैं, विकास तो हमारा जीवन भर चलता है, लेकिन ध्यान दीजिए बोला है बाल मनोविज्ञान, बालक कहां तक उसको माना जाता है? जब तक वो 18 वर्ष का नहीं हो जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। प्रश्न नंबर 27, वह अवस्था जो माता के 21वें जोड़े से अलग ना हो पाने के कारण कहलाती है। देखिए मैंने आपको बताया था कि 23 जोड़ा पिता का होता है, 23 जोड़ा माता का, दोनों का मिलकर के तब बच्चे में आता है। लेकिन इसमें होता क्या है, 22 सेम आते हैं, 23वां अलग हो जाता है पिता का। अब अगर 23वां पिता का अलग होगा उसी अनुसार बालक बालिका होती है। ठीक है, एक्स एक्स हुआ तो बालिका, एक्स वाई हुआ तो बालक। लेकिन कभी कभी होता क्या है, 21वां जोड़ा, कौन सा 21 जोड़ा, माता का गलत नहीं आ पाता, मतलब आ नहीं पाता, या कुछ डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं डाउन्स सिंड्रोम। क्या कहते हैं? डाउन्स सिंड्रोम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 2-1, ऐसे 2 के बाद 1 आया, 2 के बाद कम हो गया, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, क्या होता है? डाउन सिंड्रोम। प्रश्न नंबर 28, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था में, पारंपरिक अवस्था में, पश्चात पारंपरिक में, या किसी में नहीं? जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार आप समझ लीजिए। कोलबर्ग ने पहले दिया किसका सिद्धांत? नैतिकता का। तो नैतिकता विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया, इसमें इन्होंने 3 डिवीजन किए। पहला इन्होंने कहा पूर्व पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक। दूसरा उन्होंने कहा कि पारंपरिक, पारंपरिक। और तीसरा इन्होंने कहा उत्तर पारंपरिक, या इसको कहते हैं पश्चात पारंपरिक। इसमें इन्होंने बताया क्या, जरा ध्यान समझिएगा। इसमें इन्होंने बताया कि पूर्व पराक्रमी मतलब प्राक रूढ़िगत स्तर। इसका मतलब यह है कि जो रूल बना हुआ है उसी हिसाब से बच्चा काम करेगा। और इस प्रश्न का राइट आंसर भी यही है। क्या बोला है? किस अवस्था में? नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा। मतलब बच्चे जैसे जब छोटा बच्चा रहेगा ना, तो वो बड़ों को देखेगा, बड़े ब्रश करेंगे तो भी करेगा, नाखून काटेंगे तो भी काटेगा, नहाएंगे तो भी नहाएगा। यानी कि जो चीजें बनी आई हैं प्राक प्रज्ञा, तो पहले से जो बनी है उन्हीं को देख के बच्चा सीखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारंपरिक। अब पारंपरिक मतलब ये अब बच्चा अपनी भी रूल्स थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे रूढ़िगत जो चीजें बनी है उसको फॉलो तो करेगा, बट किसी के दबाव में, नियम कानून के अभाव में। और जो लास्ट है उसमें बच्चा अपने हिसाब से काम करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से सही क्रम है, मतलब एक जब नवजात शिशु गर्भधारण करता है उसका सही क्रम क्या है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस, यूगोनज। यही सही है ऑप्शन नंबर, एक मिनट, इसमें तो नहीं, ये नहीं सही। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अंडाणु मतलब स्त्रियों का ओवम, उसमें पुरुषों का जाता है स्पर्म यानी कि शुक्राणु। जब ओवम और शुक्राणु मिल जाएंगे तब बनता है युग्मनज, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट। और उसके बाद यही बच्चे का रूप ले लेता है जिसको कहते हैं ब्लास्टोसिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला होगा पहले स्त्रियों का ओवम, फिर पुरुष का स्पर्म यानी कि शुक्राणु, अंडज, शुक्राणु, और उसके पश्चात युग्मनज, जोड़ा, और फिर लास्ट में ब्लास्टोसिस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आखिरी प्रश्न है, ये कल भी मैंने आपको बताया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? कल भी मैंने आपको बताया था, यूंग ने। किसने? यूंग ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 की पेपर सेकंड को देखेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को समझेंगे तथा अपनी समझ बनाएंगे। तो चलिए समय न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आपका एग्जाम बिल्कुल सर पे है, आप केवल प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं है, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ये स्टेटमेंट दिया था वुडवर्थ ने। किसने? वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने कहा था कि इसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। प्रश्न नंबर 2, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का,
फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार का व्यवहार को सजोए है। यह कथन किसका था? ये कथन भी वुडवर्ड का था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए कथन में तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी मैंने आपको कथन बताए हैं उतना प्रैक्टिस कर लीजिए, उतने से भी आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ध्यान दिए, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान सबसे पहले, पता है क्या कहा? इन्होंने कहा सबसे पहले कि आत्मा को सजोया, फिर मन को, फिर चेतना को, और लास्ट में व्यवहार। ये किसने कहा था? ये कहा था आपका वुडवर्थ ने। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। पहले समझिए, लैंगिक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। इनके अनुसार सुप्तावस्था 2 से 5 वर्ष का, 6 से 1 तक, 18 से 20 तक, या 20 से 22 तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी इज अ राइट आंसर। आप कहेंगे कैसे? देखिए, इस सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड ने सुप्तावस्था का अंतराल 6 वर्ष से किशोरावस्था तक बताया। कि इसका मतलब देखिए, जो बच्चा होता है छोटा वाला, वो तो चिल्लम चिल्ली करता ही है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जब थोड़ा बड़ा होता है 5 वर्ष के पश्चात, उसके बाद बच्चों पे दबाव या बच्चों पे घर वाले डांट फटकार लगाना शुरू करते हैं और उसको दबा के रखते हैं या डांटते रहते हैं हर काम के लिए। लेकिन जब वो किशोरावस्था तक पहुंच जाएगा, फिर वो किसी की बात नहीं सुनेगा। इसीलिए इस अवस्था को सुप्ता कहा गया। 1 से लेकर 6 तक बच्चा होता है, इसमें तो किसी का सुनेगा ही नहीं। लेकिन 6 से लेकर किशोरा तक, 6 से लेकर किशोरा तक क्या होगा? यहाँ पे बच्चे को डांट पड़ती रहती है और उसको सिखाते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो। और किशोरावस्था के बाद तो किसी का सुनेगा ही नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इनके अनुसार? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4, विकास के मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक सिद्धांत, ये मैंने आपको बार बार बताया है। सामाजिक विकास वाइगोस्की, और सामाजिक अधिगम किसने दिया था? सामाजिक विकास दिया था वाइगोस्की ने। सामाजिक अधिगम की बात करेंगे तो किसने दिया था? अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में। मनोसामाजिक कह देगा तो एरिक एरिक्सन। किसने दिया था? एरिक एरिक्सन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5 के अनुसार इदम अहम पराअहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। किसने कहा था? इदम अहम पराअहम। देखिए 2015 में भी आया, 16 में भी आया था, और 15 के सेकंड में भी आया है। किसने कहा था ये? इदम अहम पराअहम। ये बात कही थी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। किसने? फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन से सीखा जा सकता है? तो किस क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापें हैं, कौन कौन सी? माध्यक, माध्यिका, बहुलक। तो इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है? प्रसार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 8, अधिगम में प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? बिल्ली प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? अभी मैंने बताया, पिछली क्लास बताया था, अनुपात मापनी। सबसे बेस्ट मापनी कौन सा है? अनुपात मापनी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? सोरसा रिहाई धब्बा, टैटी, और शब्द साचर 16PF, ये आपका प्रक्षेपी नहीं है, ये अप्रक्षेपी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 11, आवश्यकता का प्रदानुपाती सिद्धांत किसने दिया? ये भी मैंने आपको बताया था। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी या ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। हमारी पूरी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि कौन सी है? पीयूष, या इसी को कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन नंबर 13,
डैश ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया? युंग, फ्रायड, एडलर या स्टीवन? तो दिया था युंग ने। देखिए व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन, इसके बारे में किसने कहा था? युंग ने। और युंग ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व के बारे में भी बताया था। प्रश्न नंबर 14, अंगूर खट्टे हैं का कारण क्या है? दमन, प्रतिगमन, वक्तीकरण या प्रतिक्रिया निर्माण? देखिए वक्तीकरण का निर्माण ये है, एक ऐसा वाक्य जिसमें मनोवैज्ञानिक रूप से रक्षा प्रणाली है, जिसमें विवादास्पद व्यवहार को तार्किक रूप से उचित ठहराने की कोशिश की जाती है। जैसे मान लीजिए हम लोग झगड़ा हुआ तो हम लोग क्या कहते हैं? अरे तुम्हारा सामान ही बेकार है, तुम्हारी दही खट्टी है। मतलब वो सही है, फिर भी हम तार्किक रूप से उसको गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। तो सही उत्तर होगा व्यक्तीकरण। ठीक है, किसका उदाहरण है? व्यक्तीकरण का। सवाल नंबर 15, अधिगम का क्रिया प्रसूत, फिर वही आ गया, किसने दिया था? स्किनर ने। ऑप्शन नंबर, अच्छा पहले 14 का हो गया सी, 15 का हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, औसत बुद्धि वाले बच्चे 50 से 59, 70 से 79, 90 से 109 या 110 से 129? तो सामान्य बुद्धि होता है औसत बुद्धि, तो औसत बुद्धि के बच्चे के कौन से होंगे? 90 से 110 या 90 से 109 के आसपास। बंडूरा का कथन है, क्या है? बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसे कहा जाता है अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा, निरीक्षणात्मक द्वारा सीखना, पुरस्कार द्वारा। तो अभ्यास द्वारा थॉर्नडाइक ने कहा था, अंतर्दृष्टि द्वारा कहा था उसने कोहलर ने, पुरस्कार की बात ये आपका परिणाम चला जाएगा, पुनर्वलन में चला जाएगा। तो लास्ट बनता है निरीक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज में निरीक्षण करके ही बच्चा सीखता है, ये कहा था अल्बर्ट बंडूरा ने। प्रश्न नंबर 18, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था में आता है? देखिए संवेदी में ज्ञानेंद्रिय सीखता है बच्चा, प्राक में पूर्व में इमेज द्वारा, मूर्त में चीजों को सामने देख के, अमूर्त में बच्चा परिपक्व हो जाएगा और कल्पना करके सीख जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19, जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है समानता, वंशानुक्रम, निरंतरता या युसा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता। ठीक है भाई, जो चीजें जन्म से मिलती है उसे हम सीधा कहेंगे आनुवंशिकता। प्रश्न नंबर 20, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबंध, मार्गान्तरीकरण, विलयन, नवीनीकरण? तो इसका राइट आंसर होगा मार्गान्तरीकरण। मार्गा मतलब बच्चे को मार्ग दिखा के या उसे निर्देशित करके। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21, प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया? विषय, विषम, अनियमित, सामयिक या संचयी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संचयी प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व बिल्कुल कारण है, अगर दिमाग उलझन रहेगी तो। पुनरावृत्ति का भाव, अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो भी भूल जाएंगे। सीखने की मात्रा, ये भी है, कम सीखा ज्यादा सीखा आपने। शिक्षक की योग्यता, देखिए शिक्षक की योग्यता क्या है, ये भूलने का इसमें कोई रोल नहीं होता। बच्चे की योग्यता क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 23, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि? तो देखिए मैंने बोला था एस और जी, जी मतलब जनरल और एस मतलब स्पेशल। तो जो जी कारक है वो सभी में होता है, समस्या को समाधान करना, नॉर्मल समस्याओं से लड़ना। लेकिन जो एस कारक है, विशिष्ट कारक, उससे किसी एक क्षेत्र में बहुत आगे होना। तो समस्या समाधान क्या होगा? जी कारक, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23, 24, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस तथ्य पे होना चाहिए? शिक्षण पे होना चाहिए, तकनीक पे, शारीरिक क्षमता पे, पारिवारिक स्थिति या व्यक्तिगत भिन्नता पे? शिक्षक का हमेशा प्रयास होना चाहिए कि बच्चा किस टाइप का है, किस परिवेश से है, कैसी उसकी मनोदशा है, इस पे ध्यान रखेगा। यानी कि हर एक बच्चे को
अलग अलग ट्रीट करेगा तो शिक्षण आपका उपयोगी होगा। प्रश्न नंबर 25, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे, कौन थे? अधिगम सिद्धांत के एक कारक के विनय, द्विकारक के स्पीयरमैन, बहुकारक के आपके कौन थे? गार्डनर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26, सीखी हुई बात को पुनः स्मरण करने और पुनः, ये तो 4-5 बार आ गया। कोई बात हमने सीखा था, हम याद कर रहे हैं लेकिन नहीं याद आ रहा है, इसे कहते हैं हम भूल गए, हिंदी में कहते हैं विस्मरण हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 27, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य का निर्धारण करता है, उसे कहते हैं व्यक्तित्व। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और कैसा माहौल है उस हिसाब से को ढाल दे, तो उसकी अगर पर्सनालिटी उसके अच्छे से है तो वो ढाल लेगा। प्रश्न नंबर 28, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में क्या होते हैं? XX। सिंपल सी बात है, महिलाओं में हमेशा XX ही होता है और पुरुष में आखिरी वाला ये होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और समूह के आधे प्राप्तांक ऊपर होते हैं, ठीक है, या ऊपर आधे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक या मान विचलन। देखिए, मध्यान्ह मतलब होता है बीच में, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है। बहुलांक मतलब जो बहुत ज्यादा बार आया है। मानक विचलन मतलब जो थोड़ी त्रुटि हो गई है। मध्यांक मतलब होता है एकदम बीच का पॉइंट। मध्यांक, मध्यकांक, उसके ऊपर बराबर नीचे भी बराबर। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आखिरी प्रश्न, आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक है आकृति, स्तंभाकृति, गुंफाक्षर या स्वलिखित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तंभाकृति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्तंभाकृति। ठीक है, तो दोस्तों ये रही आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने यूपी टेट 2015 के पेपर सेकेंड और फर्स्ट दोनों को कंबाइंड रूप में देख लिया। अगली क्लास हम लोग अब 14, 13 और 11 तीन ही बाकी हैं, कुल मिला के 6 बाकी हैं, जिसको हम जल्द पूरा करा देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।